गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर किस तरह से क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन होता है या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा क्रिस्टल फील्ड स्टडी, स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यानी चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन। ठीक है, ये करना है हमें आज की क्लास में। तो देखो कि अगर हमें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करनी है, ठीक है, तो आपको ये पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ये किस तरह से बनते हैं, या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री चतुष्फलकीय ज्यामिति किस तरह की होती है, ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री किस तरह से होती है, जैसे कि कोई भी आपका मान लो एक मेटल है, ठीक है, इस मेटल से क्या होते हैं, हमेशा चार लिगेंड जुड़े हुए होते हैं, तो वो हमेशा क्या बनाते हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। हमेशा नहीं, कुछ होते हैं जो टेट्राहेड्रल बनाते हैं और कुछ होते हैं जो स्क्वायर प्लेनर बनाते हैं। ठीक है, एक मेटल के साथ अगर चार लिगेंड जुड़े हुए हैं इस तरह से कि ये L4 है, तो इसकी दो तरह की ज्योमेट्री बनती है। एक जिसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनती है, यानी चतुष्फलकीय संरचना बनती है। लेकिन अगर यहाँ पे DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहाँ पे वर्गाकार समतलीय या फिर स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले टेट्राहेड्रल के अंदर स्टडी करना है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किस तरह से होती है। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा होता है कि जैसे अगर हम बनाना चाहें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को, तो वो किस तरह से बनती है, दो डिफरेंट प्लेन यूज होते हैं इसके अंदर। डिफरेंट प्लेन किस तरह से होते हैं कि जैसे मान लो कि बीच में, देखो जैसे मान लो कि ये बीच में हमारा क्या है, मेटल है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये मेटल है। इस मेटल के दोनों तरफ इस तरह से ये दो लिगेंड जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस तरह से है कि एक लिगेंड ये एक प्लेन के अंदर है, ये हमारा क्या है, एक प्लेन है, इसमें क्या है, सेंटर में मेटल है और दो लिगेंड यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि बाकी के जो दोनों लिगेंड है इस प्लेन के हमेशा अपोजिट प्लेन में आते हैं। कैसे कि ये जो दोनों लिगेंड है ये इस प्लेन के अंदर है, ठीक है, तो आने वाले दोनों लिगेंड जो है वो कौन से, इस वाले प्लेन के अंदर होंगे, यानी इसके क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। इस तरह से जैसे इस प्लेन के अंदर है ये दोनों लिगेंड, तो दूसरे वाले दोनों लिगेंड इस प्लेन के परपेंडिकुलर लिगेंड, यानी उसके लंबवत जो भी प्लेन होगा उसके ऊपर होंगे, यानी इस प्लेन के ऊपर होंगे। इस प्लेन पर अगर होंगे तो एक कहाँ पे होगा, इस तरफ, और एक कहाँ पे होगा, इस तरफ, यानी एक आपकी तरफ और एक आपसे दूर, इस तरह से। अगर इसको हम बनाना चाहें तो ये इस तरह से बनेगा, इस तरह से। ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसी होती है कि दो लिगेंड आपके इस प्लेन में, एक प्लेन में, और दो लिगेंड आपके इस प्लेन के अंदर, यानी ये दो जो दोनों हैं ये आपको दिखाई नहीं देंगे। ये कहाँ पे है, एक आपकी तरफ है और ये वाला जो है ये क्या आपसे दूर है। ठीक है, और ये दोनों जो है ये आपको दिखाई देंगे सामने से। ठीक है, अब इसको अगर हम रोटेट करें, ठीक है, रोटेट करते हैं तो क्या है, ये देखो इस तरह से रोटेट होगा, तो आपको ये दोनों लिगेंड दिखाई देंगे, लेकिन इन दोनों में से आपको सिर्फ क्या होगा, एक ही लिगेंड दिखाई देगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होती है किसकी, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। आप किसी तरह से भी घुमा लो इसको, आपको तीन लिगेंड दिखाई देंगे, चौथा लिगेंड दिखाई नहीं देता है। तो ये हमारी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। अगर ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है तो इसको हम किस तरह से दिखाते हैं कि एक मेटल के ऊपर क्या है, दो लिगेंड इस तरह से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो दो लिगेंड कैसे होंगे, एक आपसे आपकी तरफ यानी सॉलिड लाइन के ऊपर, और एक आपसे दूर यानी डॉटेड लाइन के ऊपर, इस तरह से। ठीक है, ये हमारी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। लेकिन अगर हम इसको किसी भी क्यूब के अंदर या घन के अंदर इस ज्यामिति को दिखाना चाहें तो ये किस तरह से बनती है, देखो क्यूब के अंदर अगर हमें बनाना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्यूबिक स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। ठीक है, क्यूबिक या घन की संरचना, घन की संरचना किस तरह से होती है, इस तरह से।
ठीक है, सॉलिड में बनाई है आपने ये इस तरह से। ठीक है, अब क्या है, बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे क्या होती है हमारी मेटल। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में क्या है, मेटल। अब क्या है, 4 लिगेंड है, 2 मान लो जुड़े हुए हैं यहाँ पे, ये एक लिगेंड और ये दूसरा लिगेंड। ठीक है, यानी इस मेटल से इस तरह से ये 2 लिगेंड जुड़े हुए हैं इस तरह से। तो दूसरे जो 2 लिगेंड होंगे वो कहाँ होंगे, ये इस प्लेन पे जुड़े हुए हैं, तो दूसरे जो दोनों हैं वो कौन से, इस वाले प्लेन पे जुड़े होंगे और इससे हमेशा अपोजिट में होंगे, यानी ये इस तरफ है तो ये वाले कहाँ होंगे, यहाँ पे इस तरह। ये बाकी के दोनों लिगेंड यहाँ इस तरह से है। ये स्ट्रक्चर बनती है टेट्राहेड्रल की। अगर किसी भी ट्यूब के अंदर हम इसको दिखाएं तो क्या होता है, मेटल जो है, मेटल से 2 लिगेंड ऊपर की तरफ, 2 लिगेंड नीचे की तरफ। ठीक है, दो ये क्या होते हैं, लिगेंड ऑल्टरनेट होते हैं। ऑल्टरनेट कैसे, कि ये वाला लिगेंड है, ठीक है, इस कॉर्नर पे, अब इसका नेक्स्ट वाला जो कॉर्नर है इसके ऊपर कोई लिगेंड नहीं है, उसके आगे वाले कॉर्नर पे है, फिर एक कॉर्नर पे कुछ नहीं है, फिर एक कॉर्नर पे है, ठीक है, फिर एक कॉर्नर पे कुछ नहीं है, फिर इस कॉर्नर पे भी है, इस कॉर्नर पे भी है, यानी यहाँ पर लिगेंड क्या है, ऑल्टरनेट है, यानी एक छोड़कर एक आ रहा है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि दो जो लिगेंड है वो क्या है, एक विकीर्ण जिसको हम बोलते हैं, डायगोनल जिसको हम बोलते हैं, इस डायगोनल पे है, तो दूसरे वाले दोनों लिगेंड इसके अपोजिट डायगोनल पे है। यानी ये क्या है, ये वाले लिगेंड इस डायगोनल पे है, तो ये वाले लिगेंड जो है वो कौन से, इसके अपोजिट इस डायगोनल पे है। इस तरह की ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। अब डिफरेंस क्या होता है ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर, उसी पे ही डिपेंड करता है कि ये क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग किस तरह से होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमने ऑक्टाहेड्रल के अंदर पढ़ा था, अष्टबल्कीय संकुलों के अंदर ये पढ़ा था कि उनके भी उनमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो रिपल्शन है वो अक्षों पे ज्यादा होता है। ठीक है, अक्षों पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है लिगेंड के वो कहाँ पे आते हैं, अक्षों पे आते हैं, तो वो क्या होते हैं, एकदम इस तरह से होते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जैसे हमने दी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की बात की। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। जब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाते हैं तो लिगेंड जो है वो हर डायरेक्शन से आ रहा है, अक्षों के ऊपर, यानी एक्सिस के ऊपर आ रहा है इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये रिपल्शन जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल भी दूरी नहीं है। ठीक है, या फिर हम बात करें क्या, जो दूसरे ऑर्बिटल थे डी वाले, डी एक्स वाई वाई जेड वाले, इनमें क्या था, ये इस तरह से था, लिगेंड यहाँ से आ रहे थे, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ क्या था, एंगल था, जिसकी वजह से इनमें रिपल्शन जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जब हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमारे पास इन लिगेंड्स के बीच का, लिगेंड, मेटल और जो दूसरा लिगेंड है, ठीक है, उनके बीच का हमें क्या देखना है, एंगल देखना है, कि जो भी एंगल है, यानी मेटल का जो डी ऑर्बिटल है और लिगेंड जो आ रहा है उसके बीच का हमें एंगल देखना है, जिसका एंगल कम होगा, यानी जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पास में होगी तो वहां पे रिपल्शन ज्यादा होगा, अगर रिपल्शन ज्यादा होगा तो वहां पे क्या होता है, आपके वो हायर एनर्जी स्टेट के अंदर चले जाएंगे, उस ऊर्जा स्तरों के अंदर चले जाएंगे। और जहाँ पे एंगल की वैल्यू ज्यादा होती है, यानी उनके बीच की डिस्टेंस ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम है, तो आपका उन ऑर्बिटल्स की ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इसको किस तरह से बनाते हैं अपने देखो, स्प्लिटिंग सेम जैसे ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर होती है वैसे ही टेट्राहेड्रल के अंदर होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा चेंज आता है। किस तरह से चेंज आता है कि यहाँ पर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर भी डी ऑर्बिटल 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक ई में और एक टी2 में। जैसे ऑक्टाहेड्रल में हमने क्या किया था, ईजी बनाया था और एक टी2जी बनाया था। टी2जी कौन से थे, जिसके अंदर 3 ऑर्बिटल थे, कौन से, डी एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड, और ईजी के अंदर 2 थे, कौन से, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई। सेम चीज यहाँ है, T2 का मतलब क्या है कि यहाँ पे 3 ऑर्बिटल है, डी एक्स वाई है, वाई जेड है और एक्स जेड है, और E का मतलब यहाँ पे 2 है, डी जेड स्क्वायर है और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब क्या, हमने जब ऑक्टाहेड्रल के लिए एनर्जी प्रोफाइल बनाया था तो हमने क्या कहा था कि T2G की एनर्जी कम होती है, EG की एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, ज्यादा EG की क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होता है। अब यहाँ पे हमें कंपैरिजन करना है
ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिस्टेंस देखनी पड़ेगी कि लिगेंड और धातु के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना होता है। तो अगर हम बात करें EML का एंगल, ठीक है, एंगल बताना है इसका। EML का मतलब क्या है कि आपके ये E ऑर्बिटल्स यानी dz² और dx² माइनस y² और मेटल और लिगेंड का जो एंगल है वो कितना है, ये होता है 54 डिग्री 44 मिनट, ठीक है। और दूसरा T2ML, ये वाला एंगल कितना है, तो ये वाला जो एंगल होता है ये इससे क्या होता है, कम होता है, 35 डिग्री 16 मिनट। जो एंगल कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा पास पास होंगे, इलेक्ट्रॉन अगर पास पास है तो उनमें रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर रिपल्शन ज्यादा होता है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल को शॉर्ट में TD से लिखा जाता है, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय संरचना के अंदर जब भी हम d ऑर्बिटल्स की, d कक्षकों की स्प्लिटिंग करते हैं, उसका विरूपाटन करते हैं, तो जो ऊर्जा होती है वो ज्यादा होती है किसकी, T2 कक्षकों की। T2 कक्षकों की ज्यादा होती है, E की कम होती है। कैसे बनता है ये, इस तरह से कि नीचे आते हैं कौन से, E ऑर्बिटल और ऊपर आते हैं कौन से, T2 ऑर्बिटल। ये हमारे क्या है, D5, ठीक है। इस तरह से होता है, जो कि क्या है, ओक्टाहेड्रल का जस्ट उल्टा है। क्योंकि ओक्टाहेड्रल में हमने क्या कहा था कि T2G जो है उसकी एनर्जी कम होती है, Eg की एनर्जी ज्यादा होती है। टेट्राहेड्रल में इसका जस्ट उल्टा होता है, E ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो कम होती है, T2 की ज्यादा होती है। क्यों, रीजन क्या है कि इनके बीच का जो एंगल है, कौन सा एंगल ज्यादा है, ई कक्षकों का लिगेंड के साथ जो एंगल है वो क्या है, ज्यादा है। अगर एंगल ज्यादा है, जितना ज्यादा एंगल होता है वो उतनी ज्यादा क्या होता है, दूर होता है। जितना ज्यादा वो दूर होगा उतना ही रिपल्शन कम होगा, तो उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। इसकी एनर्जी कम है तो इसको हम कहाँ पे लिखते हैं, कम एनर्जी स्टेट में, यानी नीचे की तरफ लिखते हैं। एवरेज एनर्जी से इसकी एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है। लेकिन T2 के लिए एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो होती है वो इसके अंदर जस्ट उल्टी हो जाती है, जैसे कि ऑक्टाहेड्रल के अंदर होती है। बस इसमें डिफरेंस क्या आता है कि जैसे हमने ऑक्टाहेड्रल के अंदर पढ़ा था कि ये जो स्ट्रक्चर है इसमें दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं d ऑर्बिटल को, कौन सी, एक E और एक T2 में। तो ऑक्टाहेड्रल में हमने लिखा था इसे EG और इसे T2G, ठीक है। क्यों लिखा था, क्योंकि वहां पर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर ये सारे के सारे जो d ऑर्बिटल्स हैं वो क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होता है, छह तरफ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं, छह के छह एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं, तो ये क्या होती है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होती है। इसलिए ऑक्टाहेड्रल के अंदर अष्टफलकीय संकुलों में हम इसे EG और T2G के फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर, चतुष्फलकीय संरचना के अंदर ये सिमेट्रिकल नहीं होते हैं d ऑर्बिटल्स, इसलिए इनके आगे G नहीं लिखा जाता है, ये सिंपल E और T2 की फॉर्म में लिखा जाता है। E का मतलब है ये डबली डीजनरेट है, यानी यहाँ पर द्विसमभ्रंश कक्षक है। और T2 का मतलब है ये ट्रिपली डीजनरेट स्टेट है, या फिर यहाँ पर क्या है, तीन समभ्रंश ऊर्जा कक्षक है, ठीक है। ये चीज हो गया। अब इस जो डी की स्प्लिटिंग की है हमने यहाँ पर, इसको हम कंप्लीट करते हैं। इसमें और कौन कौन से फैक्टर आएंगे, ठीक है, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो, अगर हमें क्या करना है, ये हमारे डी ऑर्बिटल से जब तक कि बाहर से कोई भी लिगेंड नहीं आया था मेटल के पास इलेक्ट्रॉन लेके, ठीक है। फिर हमने क्या किया, बाहर से हमने चार लिगेंड लेके आए जो कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं डी ऑर्बिटल्स के अंदर, ठीक है। अगर चार लिगेंड आते हैं तो उससे जो स्ट्रक्चर बनती है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू कौन सी बनती है, चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनती है। अगर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनती है तो यहाँ पर इन डी कक्षकों की स्प्लिटिंग या विभाजन दो पार्ट में हो जाता है। कौन कौन सा होता है, एक होता है हमारा कौन सा, ई, और एक होता है T2। ई क्या होते हैं, डबली डी जनरेट होते हैं, और T2 ट्रिपल डी जनरेट होते हैं,
ई का मतलब क्या है कि यहाँ पर डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कक्षक है, और T2 का मतलब यहाँ डी एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड कक्षक है। ठीक है, यानी ई कक्षक जो है उसका मेटल और लिगेंड के साथ जो एंगल है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होता है। जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण कम होता है तो उसकी वजह से ये जो है कम ऊर्जा के कक्षक होते हैं। अगर ये कम ऊर्जा की है, एवरेज एनर्जी से कम है, तो ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं ज्यादा देन कंपेयर टू T2। ठीक है, तो T2 कक्षकों में जो लिगेंड के साथ एंगल होता है वो कम होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होता है, तो इसकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक चीज और देखी थी हमने ऑक्टाहेड्रल के अंदर कि ये जो एनर्जी डिफरेंस था T2 और E के बीच में, ये हमने क्या लिखा था, डेल्टा O से लिखा था, CFSC ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर जो ये डिफरेंस होता है ये क्या होता है, डेल्टा T। टेट्राहेड्रल के लिए हमने T लिखा है, चतुष्फलकीय संरचना के लिए T लिखा जाता है, अष्टफलकीय के लिए O से लिखा जाता है। ठीक है, तो डेल्टा T का मतलब क्या है, CFSC यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा है, किसके लिए, चतुष्फलकीय संकुलों के लिए या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। ठीक है, तो ये एनर्जी डिफरेंस होता है इसके बीच में। और हमने क्या देखा था कि एवरेज एनर्जी से ऑक्टाहेड्रल के अंदर एवरेज एनर्जी से नीचे कौन से थे, T2G थे। तो ये जो डिस्टेंस था ये कितना था, -0.4 का था। लेकिन यहाँ पे क्या है, ई कक्षक है। ठीक है, और ये जो डिफरेंस होता है ये होता है -0.6 का। ठीक है, ये क्या होता है, -0.6 ऑफ डेल्टा ओ, और ये क्या होता है, +0.4 ऑफ डेल्टा ओ, जो कि ऑक्टाहेड्रल के जस्ट उल्टा होगा। ठीक है, नेगेटिव नीचे वाले में ही आएगा, उसमें भी नीचे नेगेटिव था, इसमें भी नीचे नेगेटिव था, क्यों, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है। ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन हमेशा पॉजिटिव नहीं आएगा क्योंकि इसके पास एक्सेस में एनर्जी है, ज्यादा एनर्जी है, इसलिए हमेशा प्लस आता है। लेकिन ऑक्टाहेड्रल में हमने नीचे 0.4 लिखा था, ऊपर 0.6 लिखा था, इसमें जस्ट उल्टा होगा, यहाँ पर 0.6 है, यहाँ पे 0.4 है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है, ये आपको याद रखना है ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के अंदर। ठीक है, ये होता है हमारा क्रिस्टल फेज स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब देखो, अच्छा टोटल जो होता है डेल्टा टी का वो भी क्या होता है, 10 डी क्यूब होता है। ठीक है, टोटल क्या होता है यहाँ पे 10 डी क्यूब होता है। ठीक है, अब क्या बचा है इसके अंदर कि अगर हम कंपेयर करें इसका ऑक्टाहेड्रल के साथ, तो हम क्या करें, इस तरफ क्या बना देते हैं, ऑक्टाहेड्रल संकुल बना देते हैं। ये हमारा क्या है, चतुष्फलकीय संकुल। ठीक है, ये कंपैरिजन एक साथ हो जाएगा, यानी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है ये, और इधर बनाते हैं हम ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, नीचे की तरफ T2G होगा, ऊपर की तरफ EG होगा, ये डबली डी जनरेट और ये ट्रिपली डी जनरेट, इस तरह से। और ये हमारा होगा क्या, डेल्टा ओ, क्रिस्टल फेज स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स डेल्टा ओ। अब देखो मैंने ये जो डायग्राम बनाया है ऑक्टाहेड्रल के लिए और टेट्राहेड्रल के लिए, क्या डिफरेंस दिख रहा है इसमें कि डेल्टा टी कम है, डेल्टा ओ जो है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पर कक्षकों के बीच में ऊर्जा का अंतर मैंने बहुत ज्यादा दिखाया है, डेल्टा टी में कम दिखाया है। तो इसी तरह होता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स अष्टफलकीय है या फिर ऑक्टाहेड्रल है, तो यहाँ पर ये जो एनर्जी का डिफरेंस है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों होता है, डेल्टा ओ की वैल्यू डेल्टा टी से ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर 6 लिगेंड आके जुड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें एनर्जी डिफरेंस उतना ही ज्यादा हो जाता है। प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में 6 लिगेंड जब आते हैं तो यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। और यहाँ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर, चतुष्फलकीय संरचनाओं के अंदर सिर्फ 4 ही लिगेंड आते हैं, तो उसकी वजह से ये जो एनर्जी डिफरेंस होता है ये कम रह जाता है। ठीक है, अब इनमें रिलेशन क्या होता है इन दोनों के बीच में, देखो कि ये जो डेल्टा टी है ये 4/9 होती है डेल्टा ओ की। डेल्टा टी जो होती है वो क्या होती है, 4/9 ऑफ डेल्टा ओ होती है। ठीक है, ये चीज याद रखना, दोबारा लिखिए उसको, डेल्टा टी क्या होती है, 4/9 ऑफ डेल्टा
ओ, यानी डेल्टा टी हमेशा कम होती है डेल्टा ओ से, ठीक है। डेल्टा टी इक्वल्स टू 4/9 ऑफ डेल्टा ओ होता है हमेशा। अब ये कैसे आया वैल्यू, ये वैल्यू आती है दो तरीके से। एक तो क्या कि जो लिगेंड है यहाँ पे तो यूज कर रहे हैं हम कितने, 4, और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं कितने, 6, ठीक है। तो यानी ये क्या है 6/4 यानी 2/3। 2/3 किसका आया कि लिगेंड की संख्या, कि लिगेंड टेट्राहेड्रल के अंदर हम 4 यूज करते हैं, ऑक्टाहेड्रल के अंदर हम कितने यूज करते हैं, 6। तो 6/4 यानी 2/3, और 2/3 इसके मल्टीप्लाई में अगर 2/3 और करें तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 4/9, यानी डेल्टा टी 4/9 ऑफ डेल्टा ओ है। तो ये जो दूसरा 2/3 है ये किसके लिए आता है कि ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये हमने इधर क्या लिया है, ये एवरेज एनर्जी से नीचे ये क्या होता है, ये वाला होता है -0.4 ऑफ डेल्टा ओ, और ये होता है +0.6 ऑफ डेल्टा ओ, ठीक है। ये डेल्टा टी आएगा, फिर इसको टी लिखना है, टी का है ये, ठीक है। तो दूसरा जो 2/3 का डिफरेंस आता है वो इनकी वजह से, कि ये 0.4 है वो 0.6 है, 2/3 इससे आता है, ठीक है। 6/4 ये 2/3 होगा, 2/3 2/3 यानी कि ये 4/9, यानी डेल्टा टी जो है वो 4/9 ऑफ डेल्टा ओ है। आपको सिंपली ये रिलेशन याद रखना है कि जो चतुष्फलकीय संरचना होती है उसके अंदर जो क्रिस्टल स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है, CFSE होती है, वो इक्वल होती है 4/9 ऑफ डेल्टा ओ, यानी अष्टफलकीय संकुलों की 4/9 होती है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा चतुष्फलकीय संरचना, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है उसके अंदर क्या करना है, सिंपल कंपैरिजन करके देखना है कि अगर अष्टफलकीय संरचना है तो उसमें क्या किस तरह से CFSE निकालते हैं, या उसका डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग किस तरह से होता है, और अगर हमारे पास चतुष्फलकीय संरचना है तो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग किस तरह से होती है। तो यहाँ पर हमने दोनों डायग्राम बना रखे हैं, आपको सिंपली पॉइंट बताने हैं। तो पॉइंट क्या क्या है, नंबर 1 पॉइंट क्या है कि ओक्टाहेड्रल के अंदर, नंबर 1 पॉइंट क्या है, ओक्टाहेड्रल के अंदर, ओक्टाहेड्रल को अष्टफलकीय को शॉर्ट में OH से लिखा जाता है। तो ओक्टाहेड्रल के अंदर क्या होती है, सिमेट्री होती है, यानी यहाँ पे सममिति होती है। सममिति क्यों है, कैसे दिखा रहे हैं, जो हमने कक्षकों के आगे जी लगाया है, जिराड लगाया है, ये क्या बता रहा है कि इनके कक्षकों में क्या होती है, सिमेट्री होती है, यानी क्या होते हैं, जिराड होते हैं। लेकिन टेट्राहेड्रल में सिमेट्री नहीं होती है, ठीक है। एक डिफरेंस हमें ये दिखा। दूसरा दूसरा डिफरेंस यहाँ पे क्या है कि जब भी हम स्प्लिटिंग करते हैं ऑर्बिटल्स की ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के अंदर, तो यहाँ पर जो नीचे कम ऊर्जा वाला जो स्तर होता है वो ई होता है टेट्राहेड्रल के अंदर, लेकिन ऑक्टाहेड्रल के लिए ये T2G होता है। यानी ऑक्टाहेड्रल के अंदर लोअर एनर्जी स्टेट कौन सी होती है, T2G, जबकि टेट्राहेड्रल में लोअर एनर्जी स्टेट कौन सी होती है, ई। ये क्या होते हैं, दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये दूसरा डिफरेंस है, ठीक है। तीसरा डिफरेंस यहाँ पे क्या है कि जो डेल्टा टी और डेल्टा ओ है, ये दोनों जो है ये भी एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। इनका जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, ये इसका तीसरा पॉइंट है कि डेल्टा टी की वैल्यू कम होती है, डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है। लगभग ये 2 गुनी होती है डेल्टा टी की, डेल्टा ओ की वैल्यू लगभग 2 गुनी होती है डेल्टा टी, ठीक है। ये रिलेशन होता है इनके बीच में। अब फोर्थ पॉइंट इसका क्या है कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमने पढ़ा कल वाली क्लास के अंदर, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में D1 2 3, ठीक है, और उसके साथ में 7 8 9 और 10, इनमें अगर हम प्रबल लिगेंड लें या दुर्बल लिगेंड लें कोई डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लेते हैं D4 D5 D6, ठीक है, और D7, ठीक है, ये सारे ये इधर नहीं आएगा, D7 इनमें क्या होता है, जब हम प्रबल लिगेंड लेते हैं तो आपकी CFSE की वैल्यू अलग आती है, ठीक है। प्रबल लिगेंड जब भी लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है, निम्न चक्रण का यानी लोअर स्पिन का कॉम्प्लेक्स बनता है। अगर हम वीक फील्ड लेते हैं, दुर्बल क्षेत्र लेते हैं, तो हमारे पास हायर स्पिन का यानी उच्च चक्रण का कॉम्प्लेक्स बनता है। लेकिन उसका उल्टा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, आपका कोई भी टेट्राहेड्रल के अंदर आप कोई भी लिगेंड लो, चाहे स्ट्रॉन्ग लो चाहे वीक लो, हमेशा उच्च ऊर्जा का
उस चक्रण का यानी हाई स्पिन का ही हमेशा कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, हाई स्पिन का मतलब क्या है कि अगर हम चाहे प्रबल लिगेंड ले चाहे दुर्बल लिगेंड ले, आपको इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं करनी है। ठीक है, ये हमारा लास्ट डिफरेंस था। इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं करनी है, इसका मतलब क्या है कि ये हमारा टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग है डी ऑर्बिटल्स की। ठीक है, तो जब भी हमें इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करने होंगे तो हम किस तरह से करेंगे। अगर D1 है तो पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, यहाँ। D2 है तो यहाँ, D3 है तो यहाँ, ना कि यहाँ पे पेयरिंग होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कभी नहीं होगी। ठीक है, हमेशा सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सभी कक्षकों में भरे जाएंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, चतुष्फलकीय संरचनाओं में। ठीक है, ये चीज याद रखना। यहाँ पर क्या होता है, हमेशा उच्च चक्रण के संकुल मिलते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हमेशा मिलते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, बाह्य कक्षक संकुल यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, D1 था तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, D2 तो था तो यहाँ पे दो, D3 था तो यहाँ ऊपर वाले में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, D4 D5 D6 पर जाके यहाँ पे क्या होती है, पेयरिंग होती है, चाहे वीक लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो। लिगेंड का यहाँ पे यानी यहाँ पे दुर्बल क्षेत्र है या प्रबल क्षेत्र है, उसका कोई इफेक्ट यहाँ पे चतुष्फलकीय संरचनाओं में नहीं पड़ता है। ठीक है, फिर कैसे भरा जाएगा, 6 ये आ गया, 7 8 9 एंड 10 इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से हम इसकी CFSE की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन CFSE आपके यहाँ पर सिलेबस में नहीं है चतुष्फलकीय संरचनाओं की, सिर्फ ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर की है। तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर हमने CFSE का पूरा टेबल बना लिया है। ठीक है, टेट्राहेड्रल का अगर आप चाहो तो आप बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लिगेंड का कोई डिफरेंस नहीं आता है। आपको सिंपल सा क्या करना है, CFSE का फॉर्मूला लगाना है। किस तरह से लगाओगे, देखो सिंपल सा आपको क्या लगाना है, CFSE का फॉर्मूला। किस तरह से, जैसे हमने टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर इसे डिवाइड किया दो पार्ट में, T E और T2 ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस होता है ये कितना होता है, -0.6 ऑफ डेल्टा टी, और ये होता है +0.4 ऑफ डेल्टा टी। तो CFSE का फॉर्मूला क्या ये होगा, यहाँ पे -0.6 इंटू एक्स +0.4 इंटू वाई ऑफ डेल्टा टी प्लस ए बाई। ये हमारा CFSE का फॉर्मूला है, किसके लिए, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, चतुष्फलकीय संकुलों के लिए। कि अगर, और x यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ई ऑर्बिटल। ठीक है, ई ऑर्बिटल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो क्या है, x, और y क्या है, t ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, T2 ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2 ऑर्बिटल, ये हमारा क्या होता है, y होता है। तो इसमें सिंपली आपको वैल्यू पुट करनी है इलेक्ट्रॉनों की, और आपकी CFSE की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसके साथ में आपका ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया। ये टेबल आप बना के देखना चाहें तो CFSE की तो बना के देख सकते हो, आपके सिलेबस में वैसे नहीं है। कल वाली क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, CFSE करना है, क्रिस्टल क्षेत्र डिपार्टमेंट करना है, किसके अंदर, स्क्वायर प्लेन स्ट्रक्चर के अंदर, वर्गाकार समतलीय संरचना के अंदर। ठीक है,